हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो इससे पहले की जो क्लास अभी हुई है इस सीरीज में, उसमें हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि जब थर्ड स्टेट वालों ने अपनी नेशनल असेंबली बना ली थी। आज के इस क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक है रेन ऑफ टेरर, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इससे पहले की दोनों वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये वाली को देखने से पहले वहां पे जाकर देखिए, क्योंकि अगर आप यहां से देखने लगे तो यहीं से सब जाएगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बस एक बार रिकैप भी करा देता हूं, क्या हुआ था कि जब टैक्स बढ़ाने के लिए जनरल स्टेट की मीटिंग हुई थी तो थर्ड स्टेट वालों ने एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल को जब उन लोगों ने, मतलब कि किंग ने नहीं माना, तो थर्ड स्टेट वाले वापस चले जाते हैं 5 मई 1789 को। फिर वापस आते हैं 20 जून को। कहां पर आते हैं? पैलेस ऑफ वर्साइलेस के टेनिस कोर्ट में आके एक गैदरिंग करते हैं। वहां पर बोलते हैं कि अब हम लोग नेशनल असेंबली है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हो जाता है। और वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जिससे मोनार्क की पावर कम हो, और अपने लीडर के रूप में उन्होंने मिराबियो, जो कि एक नोबेल थे, और एबेसियस, जो कि थर्ड स्टेट के एक प्रीस्ट थे, उनको बनाया था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मिराबियो एक नोबेल थे और एबेसियस, जो कि एक प्रीस्ट थे, उनको अपना लीडर बनाया था। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि आगे का क्या माहौल हो रहा था। जनरल स्टेट, सो कॉल्ड फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट बिजी है अपना बातचीत करने में कि थर्ड स्टेट वालों ने हमारी बात नहीं मानी और वो सब वापस चले गए। थर्ड स्टेट बिजी है, नेशनल असेंबली सो कॉल्ड बिजी किस चीज में? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। भाई पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक के साथ क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि जब जनरल स्टेट की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में जो सबसे लोअर कैटेगरी थी, थर्ड स्टेट की जो पुअर वाली कैटेगरी थी, उसको ले ही के नहीं गए थे, तो उनकी हालत तो वहीं से ही खराब थी। अब यहां पर आप देखो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। वो लोग डबल बिजी, ये लोग डबल बिजी। कॉमन पब्लिक के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। बोले व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइलेस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट फ्रांस वाज इन ट्रबल। रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज इन ट्रबल। बाकी का जो बचा हुआ फ्रांस था वो पूरा ट्रबल में था। Severe winter destroyed the food crops, which resulted in increase the prices. फूड सीवियर ठंडी, बहुत भयानक वाली ठंडी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहां पर फूड क्रॉप्स खराब हो रहे थे और उसकी वजह से चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे थे। द बेकर्स ऑल्सो होर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड्स फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। अब जब ऐसी कंडीशन आती, जब सारी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं, तो जो वहां पर ब्रेड थी ना, उसको बेकर्स ने होल्ड कर लिया था। होल्ड कर लिया क्यों? ताकि जब और महंगा हो जाएगा तब बेचेंगे ज्यादा प्रॉफिट में। अब जब यह कंडीशन आई, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अब बेचारे जो फीमेल वगैरह हैं वो गई शॉप पे, बेकरी की दुकानों पर कि भैया जाके ब्रेड ले आए। जब वहां पर वो ब्रेड लेने गई तो वहां पर लंबी लाइन लगी हुई थी, और लंबी लाइन लगी हुई तो उसमें यह भी पता चला कि भाई जो बेकरी वाले उन्होंने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए। जब ये कंडीशन सुनी तो सब में इतना ज्यादा गुस्सा आया कि औरतों ने खुद जाके बेकरी की शॉप के ऊपर बवाल किया। अब आप समझ लो सिचुएशन कितनी खराब हो गई है कि फीमेल तक इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज कर रही हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो भाई जाहिर सी बात है, किंग ने ऑर्डर दिया किसको? अपने ट्रूप्स को। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, कि भैया पेरिस में जाओ। अब जब ये सारी बातें एजिटेटेड क्राउड सुनी, जब लोगों ने देखा अरे यार किंग के ऑर्डर के ऊपर ट्रूप्स आ रहे हैं शहर में, तो लोगों को यह लगा कि आजू बाजू के जो उंडे गुंडे होते ना, उनको बुलाकर किंग जो है वो हम लोगों को मारना चाहता है, हम लोगों को परेशान करना चाहता है। इससे पहले कि ये कुछ करे, इनको हाउक दो, और उसके लिए हथियार चाहिए होंगे। तो हथियार लाने के लिए लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, जो बेस्टाइल प्रिजन है वहां पर हमला करते हैं, वहां से हथियार लूटते हैं, अपना सारा सामान लूटेंगे और उसके बाद इनको भी संभाल लेंगे। और यही होता है कि ऑन द डे ऑफ 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। बेस्टाइल मैंने आपको बताया था एक प्रिजन था, एक जेल था। In the countryside, rumor spread from village to village that the lord of the manor were on their way to destroy the ripe crops through their hired gangs. भाई
कि भैया ये जो किंग है इसने अपने हायर किए हुए गैंग को भेजा है ताकि हम लोगों की क्रॉप को खराब कर सके, मतलब प्रॉब्लम्स में डाल सके। ड्यू टू फेयर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक द कैसल ऑफ नोबल। भैया ये सब कुछ जब हो रहा था तो लोगों ने वहां के क्या किया, नोबल्स के कैसल मतलब उनके महलों के ऊपर हमला किया, लूट लिया, ग्रेन्स को लूट लिया, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज। मतलब कि जब लोग गुस्से में थे, गुस्से में क्या किया उन लोगों ने, जो नोबल्स थे उनके घरों पे जाकर हमला किया। हमला करने के बाद वहां पर से अनाज को लूटा, अनाज को लूटने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट रखे हुए थे सबको जला दिया कि भैया कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो हमारा कोई ड्यूज वगैरह ही नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो रही थी और वही मैंने क्या बताया 14 जुलाई, और इसी दिन से स्टार्ट क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब ये होता है हर जगह बवाली बवाल, अफरा तफरी मची हुई है, तो लार्ज इसकी वजह से होता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, घर को छोड़कर भाग जाते हैं, एंड मेनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, और बहुत सारे दूसरी नेबरिंग कंट्रीज में जाकर सेटल हो जाते हैं। एंड फाइनली अब जब ये कंडीशन आती है तो जो लुइस 16 है फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इतना ज्यादा फेयर हो रहा था मार्केट में, तो जो लुइस 16 साहब थे, किंग थे, उन्हीं ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और कहा भैया कौड़ी हम मान गए हार, तुम लोग का जो नेशनल असेंबली है बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फाइनली 4 अगस्त 1789 को फ्रांस पास द लॉ फॉर एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। उसके बाद 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली, जिसको अब लुइस 16 ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसने एक लॉ पास किया जिसने बताया कि फ्यूडल सिस्टम खत्म, जो टैक्सेस लगाए गए थे वो सब खत्म। अब क्या होता है, द मेंबर ऑफ क्लर्जी वर ऑल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जी के लोगों को भी बोला गया कि जो तुम्हें प्रिविलेजेस दी गई है वो सब वापस करो। टिथ्स वर एबॉलिश्ड, टिथ्स को एबॉलिश कर दिया गया, एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड, और जो लैंड थी चर्च के पास उसको भी कन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब कि जब्त कर लिया गया। इज दैट क्लियर? यहां तक बातें हो गई। अब देखिए क्या होता है, मतलब क्या था, मोनार्क खत्म हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। मोनार्क खत्म हो गया और अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो पहले क्या था कि पहले किंग थे तो उस समय क्या चल रहा था, मोनार्की। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया है, नया नेशनल असेंबली ने बना दिया है, तो अब क्या होगा, अब हो गई वही मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की। ध्यान रखिएगा अभी किंग कौन है, अभी लुइस 16 ही किंग हैं, उनको नहीं बदला गया है, यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या माहौल था। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई तो हुआ क्या क्या, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1789 से बनाना स्टार्ट किया था लेकिन उसको फाइनल कब किया, 1791। विच मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जिसका मेन पर्पस क्या था, मोनार्क की पावर को कम करना। ठीक है, द पावर वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। पहले क्या होता था, चाहे कानून बनाना हो, चाहे उसको लागू करना हो, चाहे उस पर डिसीजन देना हो, तीनों की पावर मोनार्क के पास होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब क्या किया गया, लेजिस्लेचर को दे दिया गया लॉ बनाने की पावर, एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया उसको लागू करने की पावर, जुडिशरी अलग से थी। ये तीन अलग अलग कर दिए गए। अब जो ये थी लॉ बनाने वाली जो पावर थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव द पावर ऑफ मेकिंग लॉ इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली। मतलब कि लॉ बनाने की पावर अब किसके पास आ गई, नेशनल असेंबली के पास आ गई, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। कैसे इलेक्टेड होते थे, इनडायरेक्टली, मतलब कि कॉमन पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करती थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था वो उनको इलेक्ट करता था। The National Assembly was elected by group of electors which were chosen by active citizen। पहले होता क्या था कि एक्टिव सिटीजन जो होते थे वो चुनते थे इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स जाके फिर चुनते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। तो एक्टिव सिटीजन चुनते थे किसको, इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स जाके चुनते थे किसको, नेशनल असेंबली को। अब सारा क्वेश्चन यार है ये एक्टिव सिटीजन क्या होते हैं। तो एक्टिव सिटीजन कंप्राइजेस ऑफ ओनली मेन अबाउट 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wages।
वेजेस। मतलब ऐसे लोग जो कि ओनली मेन, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ओनली मेन, सिर्फ मेन होंगे। दूसरा 25 साल से ज्यादा की एज होगी। तीसरा 3 डे का लेबर वेजेस एज आ टैक्स दे सकते हो। उनको हम लोग क्या बोलते थे, वो तीनों लोग क्या कहलाते थे, एक्टिव सिटीजन बोला जाता था उनको। अब ये देखो क्या है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो। वो लोग जो कि मेन है, दूसरा 25 साल की एज हो गई और 3 दिन का लेबर वेजेस वो रख सकते हैं, एज अ टैक्स देंगे। अब जैसे सपोज, इसको कैसे मान लीजिए, सपोज एक पर्सन है जो कि दिन में 500 रुपए कमाता है, तो महीने भर में उसने कितना कमाया, 5 या 15,000 रुपए। एक दिन का 500, तो 3 दिन का कितना हो गया, 1500 रुपए। तो जो वो 15,000 रुपए कमा रहा था, उसमें से उसको 1500 रुपए एज अ टैक्स देना पड़ेगा और बाकी का बचा हुआ अपने पास रखो। तो ये अगर कोई भी बंदा मेन है, 25 साल से ज्यादा का है और ये वाली कंडीशन को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्टिव सिटीजन, और उसी को ही वोट डालने का अधिकार था। अब जो मेन इस कैटेगरी में नहीं आते थे, साइमल्टेनियसली वुमेन, बच्चे, वो सब क्या कहलाते थे, वो सब कहलाते थे पैसिव सिटीजन। क्या कहलाते थे वो सब, पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन हो गया, पैसिव सिटीजन हो गया। एक्टिव सिटीजन वो लोग होते थे जो कि 25 साल की एज के हैं, मेन हैं और 3 दिन का एटलीस्ट टैक्स देते हैं। और ये लोग चुनते थे किसको, इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स किसको चुनते थे, जाके आगे किसको चुनते थे, नेशनल असेंबली को चुन लेते थे। आई होप कि यहां तक बात क्लियर होगी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां के लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए, बहुत सारे राइट्स दिए, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मेन एंड सिटीजन, सबको राइट दिया गया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का राइट था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, और किसी की भी जो बेनिफिट मिले हुए उसको कभी भी उससे नहीं छीना जाएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की गई थी, है ना। ये बहुत अच्छी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे बेनिफिट इनको प्रोवाइड किए हुए थे। अब उसके बाद बात आती है और कुछ, ध्यान रखिएगा, वेरियस पॉलिटिकल सिंबल को भी यूज किया जाता था वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके से। ये है, लेकिन इस वाले टॉपिक को मैं सबसे लास्ट वाला जब लेक्चर होगा उसमें इसको कवर अप करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अब होता क्या है कि, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मोनार्की थी, मोनार्की खत्म होकर क्या आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई तो हुआ क्या कि राजा की पावर तो कम हो गई, लेकिन ये राजा को हजम नहीं हो रही थी, खुश नहीं था राजा इस बात से। क्यों? क्योंकि उसकी पावर कम हो रही थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो पर्सन था, किंग था, वो चुपके चुपके बातें कर रहा था कि भैया ऐसा है। किससे बातें कर रहा था? अपने आजू बाजू के लोगों से। जैसे किंग ऑफ प्रूशिया के साथ वो बातें कर रहा था, उनको भेजा, कहना ऐसा है कि देख रहे हो फ्रांस में जैसे इन लोगों ने हमसे पूरा पावर छीन लिया है, अब तुम्हारे से भी ये पावर छीन लेंगे, तो तुमसे ये पावर ना छीने इसलिए जरूरी है कि तुम करो फ्रांस के ऊपर हमला और इन लोगों को हटा दो। ये सब सीक्रेटली बातें चल रही हैं। इसके लिए वो बंदा पूरे तरीके से बातें कर रहा था। यही सारी लिखी हुई। लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट entered to secret negotiation with King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to stop revolutionary event taking place. मतलब कि आजू बाजू की जो कंट्रीज थे वो भी फ्रांस में हो रही एक्टिविटी से परेशान थे। वो ये चाह रहे थे कि इसको रोका जाए। कैसे रोका जाए उसके ऊपर बात हो रही थी, इसको रोका जाए। अब होता क्या है कि इससे पहले कि वो लोग फ्रांस पे हमला करें, ये सारी बातें नेशनल असेंबली को मिल जाती हैं और नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर देती है। किसके अगेंस्ट? इन्हीं लोगों के अगेंस्ट कर देती है। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देती है। कब? अप्रैल 1792। और जब वॉर डिक्लेयर करती है तो उसमें एक चीज इसको इमोशनली अटैच कर देती है। वो ये कहते हैं, यही नेशनल असेंबली वाले कहते हैं कि अब की बार तो हम लोगों ने फ्रांस से मोनार्की हटाई, लेकिन अब ये जो वॉर होने जा रही है ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ, इसमें हम लोग पूरे यूरोप से मोनार्की को हटा देंगे। तो लोगों ने सुना, अरे यार ये तो बड़ी गजब की बात है यार, पूरे यूरोप से मोनार्की हट जाएगी। तो लोग इसको देशभक्ति समझने लगे, वॉलंटरली इसमें ज्वाइन होते जा रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते कि भाई हमें भी आर्मी में ज्वाइन होना, हमें भी आर्मी में ज्वाइन होना, पूरे यूरोप से सारी प्रॉब्लम को हम लोग खत्म कर देंगे। चल रहा था सब कुछ। उसमें सोने पे सुहागा क्या हुआ कि भाई ये जो साहब हैं पॉइंट रॉगर डे लेला, इन्होंने एक सॉन्ग लिख दिया मर्सैलिस।
अब लोग क्या करते थे, वॉलंटरली चलते थे और चलते चलते सॉन्ग को गाते हुए और इसको गाते हुए जाके आर्मी में शामिल हो रहे थे। आगे जाके यही फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना है, मर्सेलिस। समझ रहे हो, आगे जाके यही जो सॉन्ग था ये जाके वहां पर क्या बना है, वहां का मेजर सॉन्ग। और फिर होती है वॉर। बात समझ रहे हो, उन्होंने ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया था कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर नहीं है, अब ये वॉर डिक्लेरेटिव वॉर है। अब इसके बाद पूरी दुनिया से जो माहौल है, क्या नाम है किसका, मोनार्की, पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे यूरोप से खत्म होगी, पूरी दुनिया से भी खत्म हो जाएगी। अब देखो क्या हो रहा है, वॉर। ध्यान से देखना एक बार, वॉर होने लगी। जब ये वॉर हुई उसके बाद जो वहां की पब्लिक थी वो बहुत ज्यादा हो जाती है परेशान। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जब ये वॉर होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी। भाई वॉर होगी, कोई छोटा मोटा खेल थोड़ी ना है। जो काम डेवलपमेंट के ऊपर लगना चाहिए था वो वॉर के ऊपर लग रहा है। लोगों की जान जा रही है, लोग विधवा हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, बेवा हो रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो लोग वॉर से ज्यादा खुश नहीं थे। इकोनॉमिक लॉसेस होता है, सोशल लॉसेस होते हैं। अब होता क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1799 पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये जब सब कुछ हो रहा था तो गरीब पब्लिक जो थी वो कहने लगी यार हम लोग कहां हैं। थर्ड स्टेट की जो गरीब वाली थी, जो ज्यादा थे, कहने लगे यार मोनार्की थी तब भी हम परेशान थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तब भी हम परेशान हैं, वॉर ही हो रही हम तो परेशान है। हम लोगों के पास क्या है, ना राइट है ना वोटिंग राइट है, कुछ तो है नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर वो जो सबसे गरीब वाला ग्रुप था वो पॉलिटिकल क्लब्स, ग्रुप्स बनाने लगा अलग अलग तरीके के, कि भाई इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। इसके लिए अलग अलग तरह के स्टैटिक्स बनाने लगा। पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे बाय द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। ये सारी चीजें डिस्कस होने लगी, अलग अलग तरह के नए फॉर्म ऑफ एक्शन क्रिएट होने लगे थे। इन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रुप था जिसका नाम था जैकोबिन्स ग्रुप। क्या नाम था, जैकोबिन्स ग्रुप था। द मेंबर ऑफ जैकोबिन्स क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर। मतलब कि ये जो ग्रुप बन रहे थे उसमें जो जैकोबिन क्लब ग्रुप था वो सबसे बड़ा अच्छा था। और उसमें लोग कौन से थे, लेस प्रॉस्परस सोसाइटी, जो थर्ड स्टेट में भी सबसे लोअर क्लास वाले थे ना, वो लोग इसके मेंबर थे। चाहे शॉपकीपर हो जाए और आर्टिजन्स हो जाते थे, डेली वेजेस वर्कर होते थे, ये सब बनते थे। और इनका जो लीडर था उसका नाम क्या था, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। ये बहुत खतरनाक आदमी था और इसने आने के बाद ये वो पर्सन था कि जो कि रियल में सबसे गरीबों को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसने आने के बाद क्या काम किया है, ये सारी ही बातें हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप मुझे बता दीजिए। इन सारी चीजों के नोट्स आप लोगों को उसी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।